नमस्कार, IND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। आज हमारे साथ IND 121 में मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। नमस्कार। आप MSME जो विभाग है उसका दायित्व तो आपके पास है, तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, जिस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं लघु एवं मध्यम इकाइयों पर बहुत ज़्यादा प्रतिशत तक निर्भर है, तो क्या कुछ कार्य योजना है कोरोना काल का संकट था उसके बाद? देखिए, 3 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सबसे पहला निर्णय जून में प्रधानमंत्री जी ने लिया जी। MSME को रुपी करेंसी की डिवैल्यूएशन के अनुरूप जी 50 करोड़ तक की मशीनरी को MSME में ले लिया जी, जो पहले 10 करोड़ तक की थी। तो अब MSME का थोड़ा सा नेटवर्क वृहद हो गया। जी जी। दूसरा, उनने जितनी भी इंडस्ट्री थी उनको 20% एक्स्ट्रा लोन विदाउट गारंटी दे के उनका जो समय निकला अभी बीच का 6 महीने जो इंडस्ट्री में ज़्यादा हर्डल आए थे उसको सस्टेन करने का सपोर्ट दे दिया। जी। अभी इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फाइनेंस MSME के लिए अलग से अलॉट किया, जिसको बोर्ड ने उसके 20 करोड़ की किटी में 60 करोड़ का लोन लेके 80,000 करोड़ रुपए का MSME के लिए अलग से फंड का प्रोविजन हो गया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। जी। मध्य प्रदेश में जैसा केंद्र सरकार के हर स्टेट पे उसी की बराबर गति से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी स्पीड से मध्य प्रदेश में MSME को उतना ही महत्व देते हुए सब योजनाओं को खुले गति से तेजी से बढ़ाने का निर्देशन दिया जी, डायरेक्शन दिया। उस निर्देशन के अनुरूप जैसे अगर आपने देखा होगा इस पिछले मंडे इंदौर में एक फर्नीचर क्लस्टर वालों का क्लस्टर की 450 एकड़ ज़मीन हमने उनको दी। 450 एकड़ ज़मीन में उनने ये कमिट किया तकरीबन 5,000 करोड़ का नया अतिरिक्त टर्नओवर होगा, 3,000 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट होगा और 12,000 नए लोगों का रोजगार एक क्लस्टर में लगेगा। इससे फर्नीचर के 5 क्लस्टर हमने मध्य प्रदेश में डिजाइन किए। जैसे ग्वालियर का क्लस्टर है तो ग्वालियर का फर्नीचर क्लस्टर में कीर्ति नगर के सभी फर्नीचर जो भारत का सबसे बड़ा फर्नीचर इंपोर्ट मार्केट है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शन को देखते हुए सब ने चाइना से हटके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सोच की शुरुआत करी। जब शुरुआत हुई तो कीर्ति नगर वाले जो सबसे बड़े इंपोर्टर थे उनको चिंता हुई, तो उनको सबसे नियर बाय ग्वालियर लगा, क्योंकि सुबह शताब्दी में वो बैठे 10 बजे ग्वालियर पहुँचे, दिन भर काम किया, शाम को शताब्दी से बैठे, रात को अपने घर पहुँच गए। तो जितना लोकल ट्रेवल टाइम है उतने ट्रेवल टाइम में उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव दिल्ली से कंट्रोल ग्वालियर के क्लस्टर को करेंगे। माननीय तोमर जी, माननीय सिंधिया जी ने भी उस बात को बहुत बढ़ाते हुए सहयोग करते हुए हमने ग्वालियर में इसको क्लस्टर किया। ऐसे ही हमने खजुराहो के पास वहाँ पे भी एक फर्नीचर क्लस्टर किया, जहाँ हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की बड़ी इच्छा थी। वहाँ भी 100 एकड़ ज़मीन उन्होंने रिजर्व कर दी। अगले 10-12 दिन में उनका क्लस्टर भी मुख्यमंत्री से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे भी कम से कम 7-8 हज़ार लोगों का नया रोजगार होगा। ऐसे अगर मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के 5 क्लस्टर फर्नीचर के लूँ तो उसमें कम से कम मेरे को अगले 2 साल में 50,000 नया एम्प्लॉयमेंट रोजगार एक विषय पे होगा। प्लस पूरे इंडिया में फर्नीचर की सप्लाई होने से हमारे GST का जो लॉस गेन है, अगर मैं 20,000 करोड़ का भी टर्नओवर कर दिया या 18,000 का भी कर दिया तो 3,000 करोड़ रुपया मुझे मध्य प्रदेश के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। रेवेन्यू बढ़ गया, GST में बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया
और डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट रोजगार भी उतना ही नया पैदा होता है। जी, ये तो हो गए आपके कि आप जो फर्नीचर क्लस्टर बना रहे हैं तो एक ही जगह पर रॉ मटेरियल से लेके और फिर जब वो तैयार हो जाएगा उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने तक की सारी फैसिलिटी वहाँ रहेंगी। एमएसएमई में बहुत लघु जो इकाइयाँ हैं, ये तो मध्यम नहीं, इसमें लघु भी आएंगी जी। इसमें माना टेपेस्ट्री बनेगी जी, तो टेपेस्ट्री का कपड़ा कौन सिलेगा? इसमें माना असेंबली होगी, उसमें नट बोल्ट बनेंगे तो कौन बनेगा? छोटे छोटे 25 लाख 10 लाख के उद्योग भी लगेंगे, 25 लाख के भी लगेंगे, 50। हम जैसे वेस्टेज जो वुड की निकली उसके लिए हमको प्लाईबोर्ड वगैरह का यूनिट लगना पड़ेगा, वो बड़ा लगेगा। तो कुछ छोटे लगेंगे, कुछ बड़े लगेंगे, कुछ मध्यम लगेंगे, कुछ असेंबली वाले लगेंगे, कुछ डिजाइनर को डिजाइनिंग का काम मिलेगा। ये एक चीज नहीं है, ये अपने आप में जैसे पूरा इंसान का शरीर के कई अंग होते हैं, ऐसे ही फर्नीचर क्लस्टर के कई अंग हैं। तो फर्नीचर क्लस्टर ऐसा ही केवल एक फर्नीचर क्लस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही मैंने टॉय क्लस्टर डिजाइन किया। टॉय क्लस्टर अभी अप्रूव हुआ, उसमें 30 यूनिट आ रहे हैं, 3000 करोड़ का टर्नओवर की बात कर रहे हैं, 3000 एम्प्लॉय नए वहाँ, हाँ 3000 नए एम्प्लॉय आ रहे हैं। जैसे इस गांव में हम देखते थे अपने टाइम में कि गांव में गुड्डे गुड़ियाँ बनाने वाले हैं, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाने वाले हैं। लेकिन जब से मल्टीनेशनल कंपनीज आई तो वो जो उद्योग लोकल आर्ट खत्म हुआ जी। अभी मैं गया था आपके फॉरेस्ट सेंचुरी, रातापानी नहीं है, बांधवगढ़ जी, वहाँ सुराई का और मिट्टी का बड़ा अच्छा काम होता है, उसके 20 किलोमीटर आगे। मैंने पहली बार टाई अप करा, ग्वालियर मेले में उनको जगह मिली, उनको वहाँ डिस्प्ले हुआ। छोटे उद्योग जैसे लकड़ी का टॉय है, इसके 3 क्लस्टर हमें दिल्ली से भी अभी टॉय के क्लस्टर स्वीकृत हुए। उसमें इसी टाइप के आर्टिजन अलग अलग टाइप की जगह उनको डेवलप कर रहे हैं। एक जगह हमने प्लास्टिक, शीट मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन किया टॉय क्लस्टर में, एक जगह मैनुअल किया। इन सबको ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा दे रहे हैं हम, ताकि अगर वो छोटा आदमी अपना प्रोडक्ट कैसे मार्केट करेगा, क्योंकि आज की तारीख में प्रोडक्ट से ज़्यादा पैकेजिंग पे फोकस है। क्योंकि पहला अट्रैक्शन किसी भी प्रोडक्ट पे आज की तारीख में पैकेजिंग पे 30% माइंडसेट होता है आदमी की निगाह। जी जी, 30% उसकी पैकेजिंग देखने में लगती है, प्रोडक्ट बाद में देखता है। पैकेजिंग पसंद आती है तो प्रोडक्ट खुलता है। जी जी, तो हम उसके डिजाइनर तक गए। हम रेडीमेड गारमेंट में जा रहे हैं। हमने तय किया कि जैसे मध्य प्रदेश में काटन प्रोड्यूस होता है, मध्य प्रदेश खंडवा खरगोन, काटन बेल पूरी जाती है महाराष्ट्र में यार्न बनने, वहाँ से गुजरात में आता है फैब्रिक बनने, या फिर भिलवाड़ा आता है राजस्थान, फिर वहाँ से प्रोसेसिंग होके स्टिचिंग के लिए जाता था त्रिपुर या जबलपुर या अन्य जगह ना। सेम ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, इन्वेंट्री कास्ट। मैंने जब रेडीमेड गारमेंट की कास्टिंग निकली तो 18% कास्ट कम आ सकती है अगर एक ही जगह है। मैंने आज ही खंडवा में 20 यूनिट का मोटा मोटी तय किया, जिनने पूरा इन हाउस एक ही प्रोसेस में कॉटन टू फैब्रिक तक, वाह, रेडीमेड गारमेंट तक जाने की प्रोसेस कर रहे हैं। जब तक, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, सब ने अपने अपने तरीके से फोकस किए, लेकिन इस कोरोना काल के कारण 2-3 नई चीजें आ गई। चाइना का फोकस पे टारगेट बना, प्रधानमंत्री ने जैसे ही टाइट किया तो सबने अल्टरनेट सोचना शुरू किया। अल्टरनेट सोचना शुरू किया तो सबकी कास्ट इकोनॉमिक सबने समझी, और कास्ट इकोनॉमिक समझ के जब ट्रेड को समझाया तो ट्रेड भी उधार बैठा था, तो उनने तुरंत स्वीकारा। इसी बेसिस पे ऐसे ही मिसलिनियस फूड प्रोसेसिंग के क्लस्टर। अब खाने की चीज़ें पहले खुले बाजार में खा लेते थे, आप भी कहीं पे भी है समोसे खाने सड़क पे, अब अभी खा लो तो आपकी घरवाली आपको टांग देगी। तो उसको भी हमने अब सेमी पैक्ड फूड
बनाने के कुछ यूनिट तय किए कि जो पैकेजिंग करके एट ए रीजनेबल कास्ट डिफरेंट जगह हाफ कुक्ड फूड जो माइक्रोवेव या कहीं पे भी थोड़ा सा प्रोसेस करके हीटिंग करके यूज करे, क्योंकि समय की सबके पास कमी हो रही है, स्वाद भी बदलना है रोज़। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए फूड क्लस्टर बन रहे हैं, कन्फेक्शनरी क्लस्टर बन रहे हैं, नमकीन क्लस्टर बन रहा है। इससे हर अलग अलग प्रोडक्ट के फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन को क्लब करते हुए कई जगह कम से कम 40 जिलों में अगले 3 महीनों में हम नई इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं। जैसा आपने अभी तक ये होता था कि रोजगार के लिए लोग अपने गांव से दूर पलायन करते थे और एक अंचल से दूसरे अंचल तक जाते थे, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था व्यक्ति के लिए, उसके रहने खाने की कौशल अलग बढ़ती थी। अगर जिस जगह पर वो है और अगर उसको वहीं कोई रोजगार मिलता है तो जो आप कह रहे हैं इन्वेंट्री और ये सारी कॉस्ट जैसे रोजगार पर लागू होती है वैसे व्यक्ति पर भी लागू 30% उसकी भी तो कॉस्ट बचेगी। तो ये लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की जो भूमिका है वो अपने आप में अद्भुत है। तो जैसा आपने कहा कि ये आपने नमकीन क्लस्टर का बोला, आपने फार्मास्यूटिकल बोला, कन्फेक्शनरी बोला, फूड प्रोसेसिंग बोला, तो ये लोग मतलब जो आपने अभी जिस टाइप से डिस्क्राइब किया है इस चीज को, और अगर ये चीज होती है तो मध्य प्रदेश तो निश्चित रूप से, मध्य प्रदेश की कई स्थानीय ऐसी चीजें हैं जिनको इंटरनेशनली पहचान दिलाई जा सकती है। मैं तो नेता नहीं हूँ जी, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ जी। मैं 19 साल का था तब मैं इंडस्ट्री लगा के बैठ गया था। कॉलेज मैंने नाइट शिफ्ट में किया और इंडस्ट्री पहले चलाई। तो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट का पेन भी समझता हूँ, सरकार की प्रोसेस और उनकी तकलीफ़ें भी समझता हूँ, और उन सबको का मिश्रण के कारण ही आज इतनी बड़ी वहद अपन बात करने की बहुत गलत बात किया, क्योंकि पूरा सपोर्ट केंद्र हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, दोनों का ब्लाइंड सपोर्ट के कारण हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी बात करने का कोई सपना भी नहीं सोच सकता था। कोरोना ने 2 बातें और सिखाई। हमारे जो आप ये कहें कि पार्टी के समन्वय परिवार, जिसमें हमारे अन्य कई संस्था आती है, विश्व हिंदू परिषद भी आती है, स्वदेशी जागरण मंच भी आता है, जी जी। इन सब का भी भारतीय प्रोडक्ट का जो फोकस है, उन सब का भी समन्वय करते हुए हम उस समन्वय के कारण, उस कास्ट रिडक्शन के कारण टिकेंगे। ये सब चीज़ें, और उसमें सबसे बड़ा 30% हमारी मैन पावर कास्ट भी कम होगी, क्योंकि वो आदमी बाहर नहीं जाएगा। 30%। मैं अभी बेंगलोर गया था, मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ITB डिपार्टमेंट जी। बेंगलोर गया था तो मुझे बेंगलोर में भोपाल शहर के, मैं मध्य प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, भोपाल शहर के 20,000 बच्चे वहाँ IT में काम कर रहे हैं। वो 20,000 बच्चे लालाई थे कि कोई हमें आधी कीमत पे भी अगर भोपाल में जॉब दे दे तो हम आने को तैयार हैं। बहुत सही कह रहे हैं। तो हम आते ही हमने यहाँ बात करी IT पार्क में, हम और बहुत बड़ी योजना बना एक जो मेरे संज्ञान में एक चर्चा के दौरान अभी बात आई, मैं स्मार्ट सिटी में था, तो स्मार्ट सिटी कुछ लैंड जो है वो PSP के थ्रू भी सोल्ड आउट कर रहे हैं, जो पब्लिक सेमी पब्लिक उसमें अगर कोई डेवलपमेंट होता है और खासकर अगर IT के लिए होता है तो आप उसमें एक VGF देंगे, वायबिलिटी गैप फंड, करीब 10 करोड़ रुपए का। ये है क्या इस टाइप? नहीं, बिल्कुल वायबिलिटी गैप फंड की स्कीम सरकार की रहती है। और अभी भोपाल में शहर के बीच में बड़े पार्क के बजाय हम अपने ट्रेड को तो सराउंड को केटर कर रहे हैं। भोपाल सभी दिशा में फैला हुआ। जी जी। ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है बॉम्बे जैसे जो एक डायरेक्शन में चल रहा है, या भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर, जबलपुर। हम मध्य भारत में, मध्य देश का मध्य हिस्सा होने के कारण हमारे पास स्प्रेड की बहुत गुंजाइश है। तो अभी हम वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है। मुझे याद है 4 साल 4 साल से कोई नए इंडस्ट्रियल एरिया, नई ज़मीनें कम अलाट हो रही थी। मैंने आते ही 3 कॉन्सेप्ट कर लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा मैं नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाने जाऊंगा, 3 साल तो इंडस्ट्रियल एरिया बनने में लगेगा।
लेट अस डू इट ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ही हैज़ एग्रीड। हम तुरंत अभी ज़मीन अलॉट कर रहे हैं, 2 साल में इंडस्ट्री प्रोडक्शन में आ जाएगी। तो नाउ वी आर कमिंग आउट टोटली विद एवरी न्यू कॉन्सेप्ट। तो इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही, और फिर दूसरी 2 चीज़ें बड़ी विचित्र सी समझ में आती है कि आफ्टर ऑल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम किस कारण आई, कभी सोचा? मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, 40-50 साल पहले हमने सुना है कि बहुत सारी टेक्सटाइल मिलें थी। 35 करोड़ की पॉपुलेशन में 1 करोड़ लोग टेक्सटाइल ट्रेड से जुड़े हुए थे, उनको रोजगार मिल रहा था। बिल्कुल सही कह रहे। कैसे गायब हुआ, किसकी गलती से, किस नीति से, ये सर्च करना तो शायद मीडिया का भी उतना ही महत्वपूर्ण काम है। डेफिनेटली ये नीतियों का ही शिकार हुआ है, और अनीतियों का क्या, अनीतियां कहना चाहिए। और ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ? क्योंकि उनने क्यों नहीं एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया? क्यों वो सब रियल एस्टेट की तरफ आकर्षित होके इंडस्ट्री को खत्म करके भारत के पैसे से चाइना को रोजगार दिया? ये तो मैं धन्यवाद करता हूं। हर चीज चाइना चली गई, हर चीज आउटसोर्सिंग क्यों गई? क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ कारण होगा। उस कारण को मैं अगर कहूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पे भी वो चिन्हित हुई है, जब वो इंटरेस्ट रेट कम किया। भले उनकी सरकार चली गई क्योंकि सब वरिष्ठों ने कहा कि हमारी तो बैठे बैठाए आमदनी कम हो गई एफडी की, लेकिन उनने उस स्टेक को भी लेते हुए भारतीय ट्रेड को इंटरनेशनल कंपटीशन के बराबर करने का प्रयास किया। और आज अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो 7% इंटरेस्ट पे इंडस्ट्री को पैसा दे रहे हैं। पूरी दुनिया में 5% है, 2% का वेरिएशन है। आज मैं अगर बात करूं तो धीरे धीरे हमारे पास पावर सरप्लस हो गई, वरना किसी ज़माने में हमारी इंडस्ट्री को पावर ही नहीं मिलती थी। वो प्राइवेट जनरेटर लगाता था तो उसकी कास्ट 10% प्रोडक्ट की बढ़ती थी। मेरे जहन में एक प्रश्न और आ रहा है कि इस विषय में तो अब मुझे कोई डाउट नहीं रहा कि एमएसएमई विभाग एक बहुत सक्षम और बहुत कैपेबल हाथों में है। और अगर उस विषय पर मैंने आपका इंटरव्यू किया तो फिर मुझे एक सेशन करना पड़ेगा। एक जो प्रश्न लगातार राजनीति की वजह से, या आप इसका दोष हमें भी दे सकते हैं, मुझे उसको स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है, कि मीडिया ने लगातार एक प्रश्न खड़ा किया है कि देश में रोजगार की कमी हो रही है, विपक्ष भी कह रहा है, और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो बिल्कुल रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और वो 1-2 उद्योगपतियों को छोड़कर उनका कहीं ध्यान नहीं है, और कोरोना में कुछ नहीं किया, खोखली घोषणाएं की। कितनी सत्यता है इन बात? भैया मेरे थोड़ा सा आपको 7 मिनट पहले ले जाता हूँ, 5 मिनट पहले अपन ने चर्चा की कि भैया 20% एक्स्ट्रा लोन बिना गारंटी के किसने भारत में आज तक दिया? मैं एमएसएमई को दिया ना। मैंने अभी आपको चर्चा में कहा 20,000 करोड़ का बजट में अलग से, इस जब टैक्स की कमी है, सरकार को आर्थिक बहुत प्रॉब्लम है, कोरोना में उनका काफ़ी फंड चला गया, फिर भी 80,000 करोड़ रुपया अलग एमएसएमई के लिए निकाला। ये क्या खोखली बात है? ये तो फैक्ट है। इस फैक्ट को आप कैसे डिनाई करोगे? इतनी पॉलिसी बनाई, ये क्लस्टर, ये सोच के भैया कॉस्ट इकोनॉमिक्स कैसे आए, कैसे क्लस्टर बने, कैसे लॉजिस्टिक हब बने, कैसे ट्रांसपोर्टेशन। मैं आपको एक और छोटी सी बात याद दिलाता हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मोरारजी देसाई, अटल जी की सरकार थी, यस हाँ, तब ये पहली बार बात उठी थी कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पर टन बॉम्बे टू दिल्ली वाज अबाउट 4 रुपये a kg। उस समय चर्चा हुई थी, गडकरी जी, पीयूष गोयल जी, ये सब गए थे अटल जी के पास कि साहब हमें एक्सप्रेस हाईवे बनाना चाहिए, ट्रेवल टाइम कम होना चाहिए। 7 दिन लगते थे। मेरी दोनों जगह फैक्ट्री थी, मेरी भोपाल में भी फैक्ट्री थी, मेरी दिल्ली में भी फैक्ट्री थी। मुझे भोपाल की फैक्ट्री के लिए 15 दिन का इन्वेंट्री रखना पड़ता था, 4 दिन ट्रांसपोर्टेशन टाइम लगता था। आज 10 घंटे में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट कास्ट 1/4 रह गई।
जबकि पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गाड़ी महंगे हुए, आदमी महंगे हुए, लोडिंग महंगी हुई, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आधी हो गई। तो ये विजन नहीं है, ये वो नहीं है, तो क्या है? मतलब अटल जी से लेके मोदी जी तक और मोदी जी से लेके शिवराज जी के स्थान तक कितना मेजर परिवर्तन हुआ, क्योंकि अपन ने कभी उस तरीके से व्याख्या ही नहीं करी, उतने बारीकी से नीचे नहीं उतरे। आज मैं बात करता हूं, मैं तो कई बार कहता हूं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दो फॉर्मूले होने चाहिए। एक हो सकता है किसी प्रोडक्ट विशेष के लिए कैपिटल इंसेंटिव, कैपिटल बेस्ड सब्सिडी हो, बट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सब्सिडी भी बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि आज हमें कैपिटल की जरूरत नहीं है, आज हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है जी। तो हम एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी बेस्ड सब्सिडी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी माननीय शिवराज जी उस पर बहुत, जैसे आपने जब क्लस्टर की बात की, तो किसी क्लस्टर के लिए एक बड़े उद्योग की भी जरूरत होगी, हो सकता है वो बियॉन्ड 50 करोड़ हो, तो उस समय आपकी जो आएगा नहीं, उस समय वो उद्योग विभाग में चला जाएगा। तो इन दोनों, कई बार क्या होता है, दो विभागों के बीच का समन्वय बहुत टफ हो जाता है। और अब जो उद्योग मंत्री हैं, देखिए भारत तो संयुक्त परिवार की परिभाषा में जिया है। 80 देशों के लोग भारत के संयुक्त परिवार की परिभाषा को समझने में सालों अध्ययन करने आए, 80 देशों के। और हमें तो संयुक्त रूप से काम करने की आदत होनी चाहिए। ये बात अलग है कि हो सकता है कि आपके उस बात से 1-2% तेजी भी आए, लेकिन उसके कारण उतना फोकस भी डाइल्यूट होगा, तो इसलिए आप आज अपन इसकी बात करें, कल ट्रांसपोर्ट को भी संयुक्त करो, परसों बात करेंगे टेलीकॉम को भी संयुक्त करो, फिर बोलेंगे टेक्नोलॉजी को भी संयुक्त करो, फिर बोलोगे यार उनके लिए ट्रेंड मैन पावर के लिए एजुकेशन को भी संयुक्त करो। एक और चीज है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अभी जो लोग आए, शामिल हुए, जीते, मिनिस्टर बने, तो लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस का अपना एक कल्चर है काम करने का, भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर है। अब वो लोग मिनिस्टर भी हैं, एक दूसरे विभागों का वास्ता भी पड़ता है, तो आपको लगता है कि कहीं वो डिफरेंस आपने महसूस किया है? देखो बहुत सीधी सी बात है, चुनाव के दौरान कई सभाओं में गया जी, अभी तो बहुत अपन आराम से बात कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में लोगों के ये क्वेश्चन थे, कैसे होगा, टोटल डिफरेंट कल्चर है। तो मैं एक ही बात कहता था कि हमने अपना परिवार बनाने के लिए नई बहू लाए। खानदान में आपने भी देखा होगा, आपके भी परिवारों में कोई ना कोई कभी ना कभी नई बहू आई होगी जी। दूसरे कल्चर से आई, दूसरे संस्कार से आई। अगर उसने नए कल्चर को अडॉप्ट कर लिया तो वो अच्छी बहू और घर को संभाल लेती है, घर अच्छा हो जाता है। और अगर गड़बड़ होती है तो आजकल काफ़ी डाइवोर्स भी हो रहे हैं। तो ये जो नई बहू आई है, एक बहुत शॉर्ट डेफिनेशन में वो कल्चर अडॉप्ट कर लिया काफ़ी हद तक। अब वो बात पुरानी हो गई और सब एडजस्ट हो गए। अगर नहीं होते तो हो जाता जो होना था, वो समय भी निकल गया। जी, मैं अगर सर एक कार्यशैली की बात करूं, हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल ऑफ वर्क होता है। तो चूंकि एमएसएमई जैसा डिपार्टमेंट जब आपको मिला है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो क्या एक ड्रीम है कि अपने इस कार्यकाल में एक ऐसा मील का पत्थर जरूर लगाना है कि लोग कहें कि किसी भी हालत में हमारा टारगेट है कम से कम 45 जिलों में जी 150 विधानसभा तक अलग अलग जगह कम या ज़्यादा क्षमता के अनुरूप, वहाँ के एंटरप्रेन्योर की क्षमता के अनुरूप कुछ ना कुछ उद्योग जरूर लगे, वहाँ से लोगों को रोजगार मिले, पलायन कम से कम हो। ये हमारी मूल संस्था और सभी सहयोगी संस्थाओं की इच्छा है। जी, एमएसएमई को लेके जैसे आपने कहा कि
लगभग आधी से ज़्यादा विधानसभाओं में पहुंचने का लक्ष्य है और लक्ष्य बढ़ा लिया है। क्योंकि देखिए, रोड के मामले में मध्य प्रदेश का जवाब नहीं, ट्रांसपोर्टेशन आपने अच्छा कर दिया। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, और अगर यहाँ लॉजिस्टिक पर ध्यान दिया जाए और जो एलॉयड प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ कोई भी चीज़ देश के किसी भी हिस्से में सबसे मिनिमम डिस्टेंस के साथ पहुंचाई जा सकती है। तो क्या इस दिशा में भी आपका कोई ध्यान है? बहुत तेजी से लॉजिस्टिक हब भी आ रहे हैं। 3-4 कंपनियों ने बड़े, 7-8 छोटे अलग अलग जोन में बन रहे हैं। जैसे साउथ नॉर्थ का लॉजिस्टिक हब भोपाल के आसपास बन रहा है, तो बॉम्बे दिल्ली का मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, तो मीडियम लेवल के अलग अलग पॉकेट अलग अलग जोन में बन रहे हैं। तो ये तो अपने आप नेचुरल वे में, जब आपकी इंडस्ट्रियल तरक्की होगी, जब आप पावर सरप्लस हो गए, जब आपके रोड्स अच्छे हो गए, जब आपके ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी, जब आपकी एयर कनेक्टिविटी हो गई, तो अपने आप बिजनेस डेवलप करेगा। मुझे एक वाक्य याद आता है, मुझे एक बहुत, आज के 10 साल पहले माननीय अरुण जेटली जी मेरी विधानसभा के चुनाव प्रचार में आए थे। जी जी। उनने जावद की सड़क देख के कहा, यार मुझे एक वाक्य याद आया, यार इतने छोटे से गांव की इतनी अच्छी सड़क, तो तरक्की बहुत करोगे तुम। तो उनने सभा में चुटकुला सुनाया कि मैं अमेरिका जब गया था 20 साल पहले, मैंने कहा यार आपके पास पैसे बहुत है तो आपने बड़ी अच्छी सड़कें, बड़े अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने टोक के कहा, जेटली यू आर रॉन्ग, हमने सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया तो पैसा अपने आप आया। और वही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठान बांध ली है कि, और उसी पे उनने 15 साल लगाए कि बिजली को सरप्लस किया, सड़कें बनाई, बांध बनाए, पानी का इकट्ठा किया, शिक्षा सुधारी, सब इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया। इस कारण अब तेजी से उद्योग आएंगे। जी, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, लघु एवं मध्यम जो उद्योगपति हैं उनके आप संरक्षक हैं, उनके आप नेतृत्व करता हैं, गार्जियन हैं उनके, तो क्या कहेंगे उनको? तेजी से अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने गांव का, अपने प्रदेश का सम्मान बढ़ाने और कैपिटल बढ़ाने में अपनी पूरी एनर्जी लगाएं। इधर उधर की बातों, अफवाहों और पुराने रेड टेपिज्म को याद ना करें। तो वो बहारें, वो घटाएं, वो छनक याद आएंगी, और तरक्कियों को भी गाँवों की सड़क याद आएंगी, और तरक्की गांव-गांव तक पहुंचेगी, तरक्की लोगों तक पहुंचेगी, समृद्धि लोगों तक पहुंचेगी। लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग मध्य प्रदेश की रीढ़ को इतना मजबूत करेगा कि मध्य प्रदेश अपना सिर आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ इस देश के समक्ष खड़ा कर सकेगा, और इस देश की तरक्की में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार से सर, जितनी मैं क्या कहूँ, मैं ये इंटरव्यू मेरे लिए एक सेशन है, टचवुड, ये इंटरव्यू मेरे लिए इंटरव्यू नहीं है, और मैंने ये आपका पहला इंटरव्यू लिया है। मुझे लगता है कि आपको सुनकर, आपके विजन को सुनकर मैं तो आश्वस्त हूँ कि मध्य प्रदेश का लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग तरक्की के नए आयाम गढ़ेगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।